गुड सर मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ज़्यादातर 80+ जो जिनमें मेमोरी लॉस होने लगता है, तो सर अगर हम उनसे कुछ भी मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं कि कौन है वगैरह वगैरह, तो वो एनजाइटी उन्हें होने लगती है। दूसरा, हम उनसे डील कैसे करें? देखो, पहली चीज़ तो ये समझो कि ओल्ड एज में मेमोरी लॉस या याददाश्त में कमी क्यों आने लगती है। एक फिनोमेना होता है जिस फिनोमेना को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। अब तो मुझे बताओ एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। अगर साधारण भाषा में समझो तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी रक्त कोशिकाओं का जो डायमीटर है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है, नैरो होता चला जाता है। क्यों नैरो होता चला जाता है? क्योंकि उसके अंदर चर्बी, वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे जमा होती रहती हैं और जो हमारी ब्लड वेसल इतनी मोटी होनी चाहिए वो धीरे 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 पतली होती चली जाती है, नैरो होती चली जाती है। तो जब नैरो ब्लड वेसल हो जाएगी तो उस ब्लड वेसल के अंदर जितना ब्लड जा रहा होगा जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो क्या चीज़ कम जाएगी? ऑक्सीजन। जब ब्लड और ऑक्सीजन कम जाएगी तो ब्रेन को जो न्यूट्रिशन मिलना है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड वो कम मिलेगा। तो धीरे धीरे जब ऐसा होगा तो जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं जिनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन की कमी आने लगेगी। धीरे धीरे लैकुलर इन्फार्क्ट डेवलप होने लगेंगे। इन्फार्क्ट क्या होता है आप बताइए? बताइए। इन्फार्क्ट का मतलब हुआ कि ऐसी जगह पे जहाँ खून ना जा पाए, तो खून ना जा पाने की वजह से वो टिश्यू या सेल मर जाएगा और मरने की स्थिति को इन्फार्क्ट कह देते हैं। ठीक है। हार्ट में जब ब्लड नहीं जाता तो कह देते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन हो गया किसका? मायोकार्डियल मसल ऑफ द हार्ट का। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियम में जो ब्लड वेसल हमको ब्लड दे रही थी उसमें क्लॉट आके फंस गया जी। क्लॉट क्यों फंसा? क्योंकि जो नस थी वो धीरे धीरे पतली हो गई थी, एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन आ गया था, उसमें छोटा सा क्लॉट आया और फंस गया। उसी तरीके से ब्रेन सेल्स में धीरे धीरे एज के साथ साथ ब्रेन की हेल्थ कम होने लगती है। कम होने के कारण ब्रेन में बहुत सारे ग्रे एरियाज डेवलप होने लगते हैं। ग्रे एरियाज डेवलप होने का मतलब है कि छोटे छोटे लैकुलर इन्फार्क्ट्स आने लगेंगे, ब्रेन में सूजन आने लगेगी जिसको सेरिब्रल एट्रोफी कहने लगते हैं हम लोग। कई बार ऐसा होता है ब्रेन के जो 3rd और 4th वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें सूजन आने लगती है तो वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है जिसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस कह देते हैं हम लोग। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एजिंग के फैक्टर्स हैं कि जो भी आदमी एज करेगा, अगर एक आदमी 80 साल का है या 85 साल का है तो उसका ब्रेन भी 80-85 साल का है। तो धीरे धीरे जैसे घुटने हमारे घिस गए, आंखें हमारी घिस गई और ऑर्गन्स हमारी घिस गई, खाल में झुर्रियाँ पड़ने लगी, सर में बाल कम होने लगे, उसी तरीके से ब्रेन की भी हेल्थ कम हो गई। उसके कारण हमारी जो समझने की ताकत, सोचने की ताकत, रिमेम्बरेंस की ताकत, तुरंत जैसे मैंने तुमसे कहा चश्मा उतारो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने तुमसे कोई चीज़ कही तो तुमने सुनी, कान से वो चीज़ ब्रेन में ट्रेवल करी, ब्रेन ने उसको प्रोसेस करा और प्रोसेस करके तुमसे कहा भाई चश्मा उतारो। तो तुम्हारी ट्रेनिंग है कि हाथ तुम्हें भगवान ने दिए, तुम हाथ चश्मे तक ले गई, तुमने उतार दिया। तो पूरी चीज़ ब्रेन प्रोसेस करता है। अगर हम यही चीज़ इन बाबूजी से कहें, है ना, बाबूजी नमस्ते, आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? 2 और 2 कितना होता है भैया? 2 और 2 कितना होता है? मुश्किल हो रही है ना, मुश्किल हो रही है। तो जो तुम्हारा सवाल था कि ओल्ड एज में आदमी कैलकुलेशंस क्यों नहीं कर पाता, मेमोरी क्यों वीक होने लगती है, क्यों ऐसा होने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि हर आदमी की जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में डीजेनरेशन के कारण ये प्रॉब्लम होती है। अब ब्रेन की हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 4-5 चीज़ें हम लोग ध्यान रखें। क्या 4-5 चीज़ें ध्यान रखें? कि हमारा BMI मेंटेन रहना चाहिए। हाइट और वेट का जो अनुपात है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। नॉर्मल हाइट और वेट का अनुपात कितना होता है? 18.5 से 25। तो 18.5 से 25 अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए आइडियल बॉडी वेट है, आइडियल BMI है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कितने भी बिजी क्यों ना हो, 20-25 मिनट प्रतिदिन योग, वर्जिश, व्यायाम, सैर, टहलना
बहुत ज़रूरी है, खुली हवा में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको कोई भी मेटाबॉलिक बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, थायराइड, क्रोनिक किडनी डिजीज़, पार्किंसन, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनका समय रहते इलाज करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर है, आपने ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं दिया, ब्लड प्रेशर का ध्यान कैसे दोगे? 1 रुपए की एक रोज गोली खा के दोगे। अगर रोज 1 रुपए 2 रुपए की गोली खाओगे तो महीने में कितना खर्चा होगा? 60 रुपए, 100 रुपए महीना। क्या ज़्यादा है? नहीं है। हर सरकारी अस्पताल में दवा फ्री मिलती है, पर अगर नहीं खाओगे और ब्रेन में नस फट जाएगी तो क्या होगा? ब्रेन हैमरेज होगा। ब्रेन हैमरेज होगा तो क्या होगा? पैरालिसिस होगी। पैरालिसिस होगी तो क्या होगा? बेड रिडन हो जाओगे। बेड रिडन हो जाओगे तो क्या होगा? डिपेंडेंट हो जाओगे। डिपेंडेंट हो जाओगे तो क्या होगा? पॉटी सूसू तक कर नहीं पाओगे। प्रोडक्टिव लाइफ नॉन प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी कि भाई आप 4 पैसा कमा के ला रहे थे घर के लिए, अब आपको 4 पैसे खर्च करके एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो घर में आके आपकी देख रेख करे। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंटेबल है। तो ब्रेन हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो स्ट्रोक्स का है, वो हैमरेजेस का है और ट्रॉमा का है। ओल्ड एज में एक और चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि लोग ब्लड थिनर ले रहे होते हैं। क्या ले रहे होते हैं? एस्पिरिन की गोली खा रहे होते हैं, क्लोपिडोग्रेल की गोली खा रहे होते हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है कि छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो किसी बच्चे ने बाबा का तकिया खींच दिया, तो तकिया खींचने से जितना फॉल हुआ करीब खाली 6 इंच का, बेड टू बेड है ना, उतने ही में ब्रेन में जो है मैंने देखा सबडल हेमाटोमा हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ओल्ड एज में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन के साथ रहना है, छोटी छोटी राय देनी है, मरीज गिर ना पड़े। टॉयलेट में एंटीस की टाइल लगा दीजिए, जगह जगह ग्रैब बार लगा दीजिए कि अगर आदमी का बैलेंस लूज हो तो आदमी उसको पकड़ ले। ब्रॉड ब्राइट लाइट होनी चाहिए। बाथरूम में टिमटिमा सा 0 वाट का बल्ब मत लगाइए, वहाँ कम से कम 60 वाट का बड़ा बल्ब लगा दीजिए। कमरे में जो एरिया है जहाँ आदमी ट्रेवल कर रहा है वो एरिया क्लीन होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर आदमी गिरे तो बहुत सारी नुकीली चीज़ें, कोने ना हो कि धड़ाम से सर में चोट लगी, कोई और सेकंड मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अगर आदमी अनस्टेबल है और उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत उसको एडवाइस करना चाहिए कि बाबूजी आपको छड़ी या वॉकर की बड़ी आवश्यकता है, आप अनस्टेबल हो चुके हैं, अगर आप ऐसे गिरेंगे तो आपके साथ मुश्किल होगी, तो इट इज़ बेटर यू कम टू एन असिस्टेड डिवाइस और आप छड़ी या वॉकर का उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए। तो इन चीज़ों को अगर करोगी तो आदमी ज़्यादा लंबे समय तक इंडिपेंडेंट रहेगा और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। जब इंडिपेंडेंस होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी, तो ना चिड़चिड़ापन होगा और ना एंग्जाइटी होगी। अभी तुम पढ़ रही हो, अगर अच्छे नंबरों से पास होती हो तो खुश हो जाओगी, अगर टीचर फेल कर दें 1 साल तो दुखी होगी कि खुश होगी? दुखी होगी। तो वही बूढ़े लोगों के साथ होता है कि भाई जब तक परिस्थिति अनुकूल है तब तो बहुत अच्छा है, जब प्रतिकूल हो गई, निगेटिव सर्कमस्टेंसेस हो गए तो उनके पास कोई वॉइस करने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन बचा उनके पास। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एज एंड वी हैव टू गाइड देम कि क्या मिस्टेक हो सकती है आने वाले समय में और उस मिस्टेक को हम लोग लिमिटेड संसाधनों में भी कैसे ओवरकम करें। समझ गए? यस सर।